दिल्ली में काम धंधा करने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक आदमी जिसका नाम चंद्रकांत झा था, बिहार से दिल्ली रोजी रोटी कमाने के लिए आता है। साल 1998 में एक सिर कटी लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक सामने मिलती है। लाश का धड़ तो वहां पर था, लेकिन उसका सर गायब था। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो चंद्रकांत झा नाम के इस व्यक्ति का नाम सामने आया। पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि पुलिस उस लाश की पहचान तक नहीं कर पाई थी। पुलिस कह रही थी कि मरने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है और उसके माँ बाप वहीं रहते हैं, लेकिन अदालत सबूत मांगती है। सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने लाश का डीएनए उन लोगों से मैच करवाया, तो उन लोगों का डीएनए मैच नहीं हुआ। जब ये नहीं पता चल पाया कि मरने वाला कौन है, तो ये कैसे पता चल पाएगा कि मारने वाला कौन है और उसका मारने का मकसद क्या था। कोर्ट चंद्रकांत झा को बाइज्जत बरी कर देती है। पूरे 5 सालों तक यह मामला शांत रहा। इन 5 सालों के अंदर इस तरह का कत्ल नहीं हुआ। फिर आया 23 जून 2003 का दिन, जब एक बार फिर से बिल्कुल इसी तरीके से एक लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने मिलती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन यह तक पता लगाने में नाकामयाब रही कि मरने वाला कौन है। इस वारदात के 5 महीने बाद ही 20 नवंबर 2003 के दिन फिर से एक लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने मिलती है। इस लाश का भी वही हाल था जो पिछली 2 लाशों का था। सर धड़ से गायब था और इस बार भी लाश की पहचान नहीं हुई। कत्ल करने का तरीका बिल्कुल सेम था। पुलिस ने पिछली घटनाओं के साथ कड़ियां मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रही। इसके सिर्फ 1 साल बाद, यानी 20 या 22 अक्टूबर के आसपास फिर से एक और लाश मिलती है। ये 5वीं लाश थी जो पुलिस को इस तरह मिलती है, लेकिन इस लाश के साथ पुलिस को खुलेआम चैलेंज किया हुआ एक लेटर भी मिलता है। जब लेटर को खोला गया तो उसमें लिखा था, मेरे प्रियजनों, दिल्ली पुलिस के डीएचपी यानी दिल्ली होमगार्ड पुलिस और डीएचपी से लेकर आईपीएस तक तुम लोगों को खुला चैलेंज है। मुझे पकड़ कर दिखाओ। अगर तुम न पकड़ पाए तो तुम नाजायज बाप की औलाद होगे। उसने यहाँ तक लिखा था कि मैं तुम्हारा दामाद बोल रहा हूँ। यह लेटर पूरी दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज था। उस कातिल ने एक क्लू भी दिया कि मैं 2003 में ही जेल से बाहर आया हूँ। पुलिस इस सभी लाशों की तहकीकात कर ही रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को पुलिस को 6वीं लाश भी मिल जाती है। लेकिन इस लाश के साथ साथ पुलिस को एक पीसीओ से कॉल भी आया। जब पुलिस ने कॉल उठाया तो सामने वाला बोल रहा था कि मैं तुम्हारा दामाद बोल रहा हूँ, अभी तक तुम मुझे पकड़ नहीं पाए, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं, तुम लोग नकारा हो, किसी काम के लायक नहीं हो। 18 मई 2007 के दिन पुलिस को एक और लाश मिलती है। यह भी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी गई थी। उसका भी वही हाल था, सर धड़ से गायब था। अब तक पुलिस वालों के नाम पर 7 लाशें रखी गई थीं। कातिल ने नाक में दम कर दिया था। पुलिस को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आरोपी को कैसे पकड़े। अभी तक पुलिस वालों के हाथ खाली थे, लेकिन अब की बार दिल्ली पुलिस ने हार न मानने का इरादा किया। लाश की फोटो ली गई और अखबार में छपवाया गया। पूरी दिल्ली के लोगों से ये डिमांड की गई कि वे उन्हें बताएं कि ये मरने वाला कौन है। अंधेरे में चलाया गया ये तीर काम कर गया। मरने वाले की पहचान दिलीप मंडल नाम के एक व्यक्ति के रूप में हुई। उसके माँ बाप के डीएनए से भी कंफर्म कर लिया गया कि मरने वाला दिलीप मंडल ही था। पुलिस को मरने वाले का पता चल गया था। अब उन्हें मारने वाले की तलाश थी। जरूर मारने वाला कोई सरफिरा ही होगा। अक्सर सरफिरे ही इस तरीके से कत्ल करते हैं और अपने कत्ल करने के तरीके को दोहराते हैं। पुलिस ने यह ठान लिया था कि 8वीं लाश मिलने से पहले ही कातिल को पकड़ना होगा। इसके लिए उन्होंने इस केस की शुरुआत पहले केस से की। पहले केस की जब डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला कि इस केस में चंद्रकांत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। पुलिस हाथ धोकर चंद्रकांत झा के पीछे पड़ गई और मुखबिरी के आधार पर उसे फिर से उठा लिया गया। उसे इस बार दूसरी मर्तबा गिरफ्तार किया गया था, तो ये उम्मीद थी कि ये मामला अब यहीं पर थम जाएगा। छानबीन करने के बाद पुलिस को उसके घर से एक छुरा बरामद हुआ। छुरे पर खून के निशान भी मौजूद थे। जब खून की जांच की गई तो सामने आया कि यह खून आखिरी मिली लाश दिलीप मंडल की है। यहां पर पुलिस को विश्वास हो गया था कि ये वही है जिसने सभी का खून किया है। लेकिन जब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, यह कहते हुए कि अभी उसके खिलाफ पूरे सबूत नहीं है जिससे पुलिस उसे हत्यारा घोषित कर सके। जब पुलिस को पता चला कि आरोपी को जमानत मिल चुकी है तो पुलिस फिर से कोर्ट में पहुंचती है
और जज साहब को बताती है कि उसके खिलाफ सबूत है हमारे पास, उसकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ धमकी भरा लेटर। लेकिन यहाँ पुलिस से एक छोटी सी गलती हो गई थी। जब उन्हें ये लेटर मिला तब उन्हें लेटर को सील करना था, जबकि लेटर सील नहीं था। कोई भी एविडेंस जब मिलता है तो पुलिस को उसे सील करना पड़ता है ताकि उससे कोई छेड़छाड़ न किया जा सके। सील न होने के कारण अदालत ने इसे सबूत मानने से इनकार कर दिया। अब चंद्रकांत फिर से छूट चुका था। पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। इतनी मुश्किल से पकड़ा था उसे और अदालत ने उसे छोड़ दिया। पुलिस ने फिर से इसके खिलाफ अदालत में अपील की। तब जाकर कोर्ट को लगा कि हाँ, ये गलत छूट गया है, इसे फिर से गिरफ्तार कर लो। चंद्र झा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चंद्रकांत झा से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को अजीब बात पता चली। वो बात ये थी कि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वह बहुत ही गुस्सैल आदमी है। इसने सबसे पहली लाइन ये बोला कि अगर कोई काम मेरी मर्जी से ना हो, जो मैं चाहता हूं कि हो, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। उसने अपने कत्ल की जब वजहें बताई तो उन वजहों पर आप यकीन नहीं करेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर उसने कत्ल कर दिया था कि हम और आप तो ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी ने उसके उधार के पैसे नहीं लौटाए थे। कोई दावत पे उसके घर खाना खाने आया था और खाने के बाद उसने अपना बर्तन वहां नहीं रखे थे जहां उसे रखने थे। एक व्यक्ति का सर तो उसने इसलिए काट दिया क्योंकि उसे शक था कि उसकी गंदी नजर सामने रहने वाली लड़की पे है। एक बार उसका एक दोस्त उसकी गाड़ी उससे बिना मांगे लेकर चला गया था, जिसकी वजह से उस बेचारे को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके पड़ोसी ने उसकी मोबाइल चुरा ली थी। जब इसे पता चला तो इसने वापस भी ले लिया, लेकिन इसी खुन्नस के चलते उसने उसका भी वही हश्र किया जो बाकियों का किया था। मारने के बाद ये लोगों की लाशों को देर रात या फिर सुबह सुबह ही तिहाड़ जेल के गेट के पास छोड़ देता था और उनके सर को यमुना नदी में फेंक दिया करता था। जब इसने छठी लाश छोड़ी थी, पुलिस को पीसीओ से कॉल किया था और धमकी दी थी। वो पीसीओ कॉल तिहाड़ जेल के पास में आदर्श नगर से किया गया था। जब पीसीओ ऑनर से पूछताछ हुई तो उसने इस व्यक्ति को बात करते हुए देखा। वह स्केच भी बनवाता है और कोर्ट में इस बात की गवाही भी देता है कि उसने चंद्रकांत झा को पीसीओ से बात करते हुए देखा था। 4 और 5 फरवरी 2013 के दिन 2 अलग अलग मामलों में लोअर कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई, जिनमें से एक में फांसी थी और दूसरे में उम्र कैद। बाकी मामलों की सजा अभी आनी बाकी थी। उसमें भी उसे फांसी और उम्र कैद ही होने वाली थी। लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया, जहां पर उसकी सारी फांसी वाली सजाओं को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और फाइनली इस उम्र कैद की सजा ही आज चंद्रकांत झा काट रहा है, उसी तिहाड़ जेल के अंदर जिसके बाहर उसने अपने द्वारा मारे गए लोगों की लाशें रखी थीं। इसी के साथ जुर्म की ये दास्तान आज यहीं पे खत्म होती है। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।